प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मुनहरिफ अराकीन को बड़ा रिलीफ, ताहयात नाअहली से बच गए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला जारी कर दिया। क्या पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में पड़ गई? पंजाब की वजारत आला का मामला मजीद खटाई में पड़ गया। मजीद अदालती कार्रवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। इन तमाम मुमकिनात पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान मुनहरिफ अराकीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से खुश, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को फैसला करने दें। इमरान खान ने एक बार फिर मुक्तदर हलकों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब इख्तियारात तब्दील करने का फैसला। इसके अलावा बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की जिसे तबाही मचा दी, आम की पैदावार में 60% कमी, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की मद में लाखों डॉलर्स का नुकसान। दूसरी जानिब मरगला पहाड़ियों को आग लगाकर टिकटॉकर डॉली ने मॉडलिंग शुरू कर दी। मौसमियाती तबाही की वजह से पीर को डेरा बुगटी में कई इंसान जान से गए, चोलिस्तान में सैकड़ों जानवर हलाक। ये तमाम आज के मौजूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आमिर साहब। सबसे पहले लेकिन आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के जवाब दिए हैं और उसकी रोशनी में अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये अगर आप हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं वैसे समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, क्योंकि बहरहाल ये जो बेईमानी और ये जो मकरू खेल है कि लोग पैसे के लिए जो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ बेच देते हैं, और आप लाख कहें लोग कहें, कुछ लोग नहीं भी इसके पैसे के ज़रिए करते, मगर बहरहाल एक बासूल तरीका ये है कि फिर वो रिज़ाइन कर देना। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का सख्त फ़ैसला, ये बहुत सख्त सज़ा दी गई है, फैसले से कम ये ट्रेंड जो है ना, ये इसको रुकेगा ज़रूर। इसके ऊपर 100 दफ़ा लोग सोचेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई तुक नहीं बनती है कि जब आपका वोट ही नहीं काउंट होना तो कौन क्यों अपना वोट भी ज़ाया करेगा अगर अपने आप को नाअहल भी करवाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद इलेक्शन जो मेरा ख्याल था कि अक्टूबर नवंबर में, उससे भी पहले होने का इम्कान बढ़ गया है। हम 2-4 इंच टूवर्ड्स इलेक्शन ज़्यादा चले गए आज के फैसले के बाद। वो इसलिए कि इससे पहले ही, फैसले से पहले ही यहाँ जो सूरत हाल है कि IMF के फैसले नहीं हो रहे, महंगाई की जो सूरत हाल है, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। फिर जो है सबसे ज़्यादा ये है कि बॉडी लैंग्वेज। शहबाज शरीफ आप देखें ना, क्या उनका इम्प्रेशन जो था कि जनाब बूट पहन के, हेड पहन के, पानी में छड़प छड़प करने वाला, वो एकदम लगता है एक हारा हुआ आदमी। ये बड़ा मैटर करता है कि जब आप किसी को कहते हैं कि जनाब मैं हौसला देना होता है लीडरशिप का, उनमें फॉर वेरियस सीजन जो भी उनके अंदरूनी मामलात हैं या बैरूनी मामलात हैं, डरे हुए हैं, बला बला जो भी कह लें, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज एक विनर की लैंग्वेज ही नहीं है। वो नज़र आ रहा है कि वो उसके बाद अगर वो खुद नहीं खड़े हुए तो उनके पीछे कौन खड़ा होगा। तो ये उसके बाद जो आज का फैसला आया, इससे मज़ीद ये है कि इस्लामाबाद से अभी तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, मगर पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, वो उसको बहुत वहाँ पे मज़ीद जो है ना बेयकीनी आ जाएगी और तब्दीली भी आ सकती है। और अगर आपके पास पंजाब नहीं है और कोई भी सूबा नहीं रह जाता, जो कि नून लीग की सूरत हाल होगी, पंजाब अगर वो गवा बैठे, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उससे ताकतवर CDA चेयरमैन हो जाता है, या मेयर ऑफ इस्लामाबाद ही समझ लें उसको। आगे ही छोटा सा इस्लामाबाद है और कोई सूबा भी पास नहीं है और ख़ास तौर पे पंजाब नहीं है, तो फिर इस ओहदे की कोई हैसियत नहीं रहती है। और पंजाब में अब सूरत हाल ये है कि अभी फ़ैसला कुछ कल आने वाला था, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पोस्टपोन होकर आगे भी जा सकता है, मगर इट्स अ मैटर ऑफ डेज़ नाउ, क्योंकि बड़ा कम इस तफसीली फ़ैसले के बाद बहुत कम इम्कान इस बात का रह गया है कि वो लोग नाअहल होंगे। फिर उसके बाद एक लीगल क्वेश्चन आता है कि जी क्या ये फ़ैसले का फ़ौरन ही गवर्नमेंट जो उन्होंने वोट डाला है हमजा शहबाज शरीफ को, वो भी कलअदम हो जाता है तो दोबारा इलेक्शन होंगे। और फ़र्ज़ करें नहीं भी वो होता, वो रेट्रोस्पेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, जो कि मेरा ख्याल है होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये बाइंडिंग फैसला इसके बाद ये होता है, तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन का उनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की जा सकती है। तो वहाँ पे जो नंबर्स गेम मैंने पहले भी बताया था, ये होगी कि 1-2 नंबरों से ना ऊपर नीचे हैं, क्योंकि अगर इनके 26 लोग PTI के कलअदम हो जाते हैं तो नंबर्स गेम ये रहती है कि वहाँ 186 चाहिए पंजाब में।
तो उनको 197 मिले थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब को 26 उसमें से निकाल लें तो 171 172 के करीब उनको रह जाते हैं। जबकि इनके भी जो है ना मोर और लेस इतने ही नंबर है, कोई 168 का कैलकुलेशन कर रहा है, कोई 172 के करीब ही कर रहा है, मगर इनके पास भी 5 नंबर जो है ना, जो ही वो जो कलदम होंगे पर कलदम नाहल होंगे जो लोग, उसके अंदर 5 औरतें हैं जो कि कोटे पे आई हुई हैं और वो मुनहरफ हो गई हैं। ये भी देखें ना कमाल कि वो जो आप कहते रहते हैं कि एक इलाके की जब एक से आप इतनी खवातीन ले आएंगी, एक ही ख़ानदान, एक ही शराफिया के एक ब्लॉक से, तो 5 की 5, चलो वो तो वोट लेके आए थे, आप किस चक्कर में मुनहरफ हो रही हैं भाई, आप तो कोटे पे आई हुई हैं। तो 5 कोटे वाली खवातीन फ़ौरन जो नेक्स्ट इन लाइन है वो पीटीए के पास आ जाती हैं। सो नंबर्स गेम बड़ी डाइसी है। मगर पंजाब में ऑलरेडी इतनी बेयकीनी है, पाकिस्तान में फिर जब ये रोज़ चीफ मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं, उससे क्या है कि नीचे सारा गवर्नेंस का निज़ाम, पहले ही मशीनें गवर्नमेंट मशीनरी नहीं चल रही है, इस्लामाबाद में भी हर जगह लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब ये ज़रा थोड़ा सा सेटल डाउन चीज़ें हो जाए तो फैसले करें। उस बेयकीनी की वजह से डॉलर का ये बुरा हाल है कि 200 तक पहुंच गया है। उस बेयकीनी की वजह से ये 40 साल में इतनी गिरावट कभी स्टॉक से नहीं आई जितनी आ रही है, और उसी की वजह से सारी दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है कि कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है कि फ़ैसला तो कर लें। तो इवन बहुत बुरे भी हालात हों, जब पता हो कि ये बुरे हालात इतने एग्जैक्टली ये पिक्चर है, तो वो भी बेहतर होती है। तो ये नहीं चलेगा मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन आप और शायद गालिबन जो है जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ भी मेरी इत्तला ये है कि झुकाव इसी तरफ पाया जाता है कि इसका सोल्यूशन फाइनली जो इमरान खान कह रहे थे वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ ही हालात जाते नज़र आ रहे हैं। जी क्लास साहब, एक तो पंजाब की सूरत हाल क्या होगी, और दूसरा ये कि वफाक पर जिस तरह कह रहे थे आमिर साहब के एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है लेकिन डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है कि एलाइज ने वोट्स दिए और मुनहरफ अराकीन ने वोट ही नहीं दिया। लेकिन पीटीआई की तरफ से कुछ क्लेम्स हो रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन में कोई है शक व शुबे की गुंजाइश? नहीं, जहाँ सेंटर पे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इम्प्लीकेशंस होंगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने कहा आपको, आप सबको पता है कि एलाइज के वोट ही पड़े हैं, तो यहाँ तो वो क्लास नहीं आ सकती। 2-4 चीज़ें इसमें, एक तो इमरान खान साहब का साफ ज़रा नैरेटिव जो था या प्रेशर था, इट्स वर्किंग नाउ, वो नज़र आ रहा है हमें आके बड़ा क्लियरली। कल तक वो उन पे अटैक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पे भी अटैक कर रहे थे, हाई कोर्ट पे भी था, आज तारीफ की, आज उन्होंने तारीफ की। ये उनकी स्ट्रेटजी है, वो कहते हैं कैरेट एंड स्टिक एक होता है कि एक तरफ डंडा भी दिखाओ, गाजरें भी दिखाओ। आपने गाजर खाना, एक डंडा लेना। बल्कि मुझे याद आ गया, वैसे ही वो फिल्में नहीं होती थी, इसका उससे कोई तल्लुक नहीं, वाक़या सुनाने वाला हूँ मैं। ये ज़रूरी है कहना, हाँ ये कहना ज़रूरी है, मेरी माजरत पहले से। वो हम आगे देखते हैं ना पंजाबी फिल्मों में या उर्दू फिल्म में, इंडियन फिल्मों में, कि वो जाते थे ना वहाँ पे विलन जाते होते थे किसी से मिलने के लिए, बड़े अच्छे ईमानदार नेक काप से या किसी और से ईमानदार लोगों से। ब्राइब करने के 2 तरीके होते थे, ब्रीफ केस भी रख दो, साथ में पिस्तौल भी रख दो कि भाई साहब ये इसमें से क्या लेना है, इसको कैरेट एंड स्टिक कहते होते। सो खान साहब ने बड़ा उसको अच्छे तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया कि भाई साहब गाजरियाँ खानी है या मेरी तनकीद आपने सुनी है। उन्होंने वहाँ पे पिंडी वाले में उसमें भी यही कुछ किया है कि पिंडी वालों को उन्होंने आके उन पर बातें कर करके बिल्डोज करके दुनिया जहाँ के उनको रेफरेंसेस दे दे के डरा दिया। वो भी तैयार हो गए, उन्होंने भी कहा जनाब ठीक है जून जुलाई में करते हैं जनाब, हमारी क्या मजाल। साथ में उन्होंने गन्ने तोपों का रुख उधर भी कर लिया कि रात को खुलती हैं फलां होती हैं। सो वो भी हो गया कि आज हमने कोई ऐसा फैसला दे दिया तो फिर खान साहब कहेंगे देखा सारे फैसले मेरे उसमें आ रहे हैं। सो ये खान साहब की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब जा रही है कि साथ में सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं, साथ में चैनल यूज़ करते हैं, पार्टी के 2-4 लोग हैं वो यूज़ करते हैं, खुद वो तकरीर करते हैं और तकरीरों को फैला दिया जाता है और सबको डरा दिया जाता है। हम भी डरे हुए हैं मीडिया वाले में से, आज उन्होंने मीडिया को भी रगड़ दिया है। वो तो खैर ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, मीडिया को रगड़ना या सारी चीज़ें उन्होंने करनी। आज एक ना उसको विक्टोरियस एक इसको विक्ट्री स्पीच थी कि जो मेरा वो था नैरेटिव था ना वो ठीक निकला, बिल्कुल ठीक निकला, मुबारक हो खान साहब को। लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल इस वक्त वो काशन करना बड़ा ज़रूरी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि अब आ चुका है, सो वी हैव मतलब सॉर्ट ऑफ सॉबर एक मॉडरेट कमेंट करने का हमेशा सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती होती है। एक तो ये है कि आज के बाद आपने जो आइन में ये क्लाज रखी थी उसको उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो मेरा ख्याल इफेक्टिव नहीं रही। वो थी तहरीक अतम की नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कानून में दी गई थी कि किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वहाँ तहरीक अतम पेश हो सकती है इन लाइन विद द डेमोक्रेटिक ये प्रिंसिपल्स। सो वो तो उन्होंने नल एंड वैड करार हो गई है, मतलब इफेक्टिवली जिक्र नहीं है। लेकिन
अमलन उस पर इम्पैक्ट आया है कि आइंदा अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के पास 172 अपनी पार्टी के वोट हैं तो वो 5 साल के लिए बैठा है, उसके खिलाफ कोई वो नहीं हो सकती, उसकी हुकूमत के खिलाफ ना वोट हो सकता है, ना मनी बिल पे कर सकते हैं, ना मोशंस पे कर सकते हैं, ना तरीके अदमतमाद पे कर सकते हैं। वो काला करे स्याह करे, आपने वो लाइन उसकी लेनी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई होंगे। एक ही हल रह जाएगा उसके बाद, अगर आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना है कि 50, 60, 100, 70 MNAs वो करें, वो रिजाइन कर दें, लेकिन हुकूमत कहे जी हम इस पे वो करवा देंगे, वो क्या कहते हैं, इस पे बाई इलेक्शन करवा देंगे। सो आपने फ्यूचर के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल हो, जरदारी हो, ही शी जो भी हो, वो रास्ता आपने बंद कर। अब आप इसको कैसे देख लेंगे कि ये डेमोक्रेटिक कल्चर है कि नहीं है? ये काम उसका पार्लियामेंट का था डिसाइड करना कि यहाँ पे अगर उन्होंने क्लाज रखी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इवन कानून के अंदर थोड़ी सी वो है, मतलब उसमें कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तरीके एतमाद हो सकती है। अब जिन सियानों ने बड़ा कानून बनाया था, सियाने जो हमने भेजे हुए पार्लियामेंट में, ज़रा कानून को समझे ज़रा। एक तरफ कहा है कि जनाब कि ABC कोई वज़ीर आज़म है, उसके खिलाफ तरीके एतमाद पेश हो सकती है, ठीक है। साथ में अगली क्लास में लिख दिया और जिसने इनके खिलाफ वोट डाला वज़ीर आज़म के, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब ये मुझे हमें समझे ड्रामा जो आपने किया था, जो कानून के ये कस्टोडियन बैठे थे मामे चाचे, हमें ज़रा समझाएं ये क्या ड्रामा था। एक तरफ कह रहे हैं कि तरीके एतमाद हो सकती है, भाई तरीके एतमाद उसी वक्त होगी ना कोई पार्टी में से लोग बगावत करेंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ, फार ये वट एवर रीज़न, पैसे लेके करें, ज़मीर पे करें, प्रिंसिपल पे करें, साथ में आपने उनके सजाएं दे दी हैं। ऊपर से अगर कोई कसर रह गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दिया कि जनाब इनका वोट काउंट नहीं होगा इंदा के लिए। स्पीकर जो वो कह रहे थे कि जनाब कि आप एक तरह से रूलिंग उन्होंने ठीक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अगर मैं गलत नहीं पढ़ा तो जो उन सूरी साहब ने दी थी, उन्होंने रूलिंग दी थी, वो तो फिर उन्होंने ठीक कर दिया कि इनका वोट में काउंट नहीं करता बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दीज रीजंस। सो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बड़े फॉर रीचिंग ये कंसिक्वेंसेस भी हैं पार्लियामेंट की अपनी सुप्रीमेसी पे, सॉवरेनिटी पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाज वो ठीक कहते थे कि भाई साहब अपने पॉलिटिकल मसले जो है ना हमारे पास मत लें, आपस में बैठ के पार्लियामेंट में हल करें, इनको डिलाग के जरिए हल करें। अब आइंदा के लिए अब जो मुझे खतरा है होगा क्या, मुझे याद है सिर्फ एक आई 20 के मुझे याद नहीं रहा, हम उनसे रिक्वेस्ट करते, आज हमें लेना चाहिए था ये कशमाला तारक साहबा को। वो इस वक्त मेरा ख्याल उसके अम्बुड्समैन की वो हैं, वो चेयरपर्सन है, अकेली थी कशमाला तारक साहबा। आई स्टिल रिमेंबर हाउस में, आमिर भाई को भी याद आएगा, जब ये यहाँ तरमीमें हो रही थी, 2010 में हो रही थी मेरा ख्याल है भी, अगर मुझे याद सही पड़ता है, जिसमें पार्टी के सरबराहान को मैसिव पावर्स दी गई थी, अपने उन्होंने मेम्बरान ने दी थी कि आप जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं अगर हम आपकी मर्जी के खिलाफ वोट करें। 2014 की तरमीम जो थी ना, 14वीं तरमीम जो थी, उसके दौरान ये वाली बहस हो रही। बहरहाल ये उसमें थी 14वीं तरमीम, एक थी कशमाला तारक थी जो खड़ी हुई, जिन्होंने तकरीर की, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था जनाबी आप कैसे हाउस हैं, कैसे आप यहाँ 342 लोग बैठे हुए MNAs अपने हाथों से खुद एक हथकड़ी दे रहे हैं अपनी पार्टी सरबराहान को, वो इमरान खान साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, मौलाना हूँ, जो कोई भी हो, कि कल को अगर मैं आपके खिलाफ कोई बात करूँ तो मुझे आपने मेरे हाथ काट देने, मुझे हाउस से बाहर फेंक देना है। उन्होंने कहा ये मत करें। ये कशमाला तारक साहब ने कहा था हाउस को डेमोक्रेटिक रहने दें, या तकरीर हो सकती है, बात हो सकती है, कोई ऐसा बिल आ सकता है जिसपे 10-20 लोगों को रिजर्वेशन हो सकते हैं, कोई बिल हो सकता है, कोई मनी बिल में ऐसे आपके सीरियस चीज़ें आ रही हैं, टैक्सेस हो रहे हैं, लोग रिवोल्ट करना चाहते हैं पब्लिक के खिलाफ, ये नहीं जाने चाहिए, अपने हाथ पाँव काट के इनके हाथ में मत दें। इसी हाउस ने 342 ने बैठ के माँ से कुछ लोगों को इन्होंने वोट डाला और ये तरमीम उन्होंने उसमें डलवाई थी। लास्टली बात थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब होगा क्या, हमारे वजीर आजम जितने भी आप तक आए हैं, ये डेमोक्रेटिक ये माइंड सेट इनका है नहीं, इनकी ग्रूमिंग ही नहीं है, इनकी अप्रोच भी नहीं है, इनका एटीट्यूड ही नहीं है। मसलन नवाज शरीफ साहब, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी आई, साथ में उस वक्त भी थी क्लास थी कि आप डिस्क्वालिफिकेशन क्लास इस्तेमाल की हुई थी, 18वीं तरमीम ख़त्म की थी जब इन्होंने, मेरा 8वीं तरमीम जब ख़त्म की थी 58(2)B, इन्होंने जनाब उस वक्त अपने आप को अमीरुल मोमिनीन इन्होंने डिक्लेयर करने के लिए बिल आ रहे थे कि हाउस में कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, 11वीं तरमीम के मैं वजीर आजम नहीं हूँगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँगा। अब मुझे बताएं किसकी जरूरत है अमीरुल मोमिनीन पे जनाब कमेंट करके दिखाए, करेंगे तो फांसी लगेंगे, फिर आप पे तो ब्लास्फेमी लग जाएगी। उनका देख लें 8-8 महीने नवाज शरीफ साहब जो पार्लियामेंट नहीं जाते थे, 1 साल तक वो जनाब आपके सेनेट नहीं जाते थे, अब कोई आवाज़ उठा के दिखाए उसकी जरूरत है। अच्छा, उसके बाद कैबिनेट के इजलास नहीं हुए 6-6 महीने उनके नवाज शरीफ साहब का। अब कौन उनको मजबूर करे कि आप आएँ और हाउस भी चलाएं, कैबिनेट भी चलाएं, मुल्क को अगर जैसे आमिर साहब कहते हैं ठेके पे उन्होंने उनको दिया हुआ था इसाक डार साहब को। इमरान खान साहब को देख लें, इमरान खान साहब ने वही एटीट्यूड रखा,
उन्होंने भी आने से हाउस में इनकार किया, वो भी नहीं आते थे, वो भी नहीं। एक चीज़ अच्छी कि इमरान खान साहब ने, जिसकी हमने हमेशा तारीफ की है, कैबिनेट के इजलास बड़े रेगुलर किए उन्होंने, मिलते वो भी नहीं थे किसी से, वो सीधे हाथ उंगली किसी को सलाम वो भी नहीं करते थे। अब उन्हें याद आया जब उनकी पार्टी, उनकी तितर बितर होने शुरू हुई, उनकी अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई। उनके वजीर कहते थे कि इमरान खान साहब को, जो टेक्नोक्रेट हैं, इनके जाती यार दोस्त हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये कैबिनेट के अपने वजीर कहते थे। गुलाम सरवर खान ने कई दफ़ा कहा कि जनाब के आपके नॉन इलेक्टेड लोग आ गए, जिनको ओहदे दे दिए, जिनको पार्टीज आपने ऊपर बिठा दिया है, वही फैसले कर रहे हैं, और जो इलेक्टेड लोग हो का है उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। या बुजदार साहब को जैसे उन्होंने सेलेक्ट किया जिस पे पूरी पार्टी को रिजर्वेशन थी, महमूद खान साहब को किया, पूरी पार्टी को रिजर्वेशन थी। आप अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाते नहीं है, जो बात करेगा उसको डिस्क्वालीफाई करा देंगे। सो ये हाउस जो है, इसकी इंप्लीकेशन है। इमरान खान साहब की फतह जरूर हुई है, जरूर, जैसे आमिर भाई ने कहा कि लोग अगर पैसे लेकर जमीर बेच रहे हैं तो शेम ऑन देम। आप किसी असूल पे खड़े हो, किसी करैक्टर पे खड़े हो, लेकिन साथ में ये पार्टी सरबराह है, ये भी तो कोई डेमोक्रेटिकली हमें नजर आए, कोई थोड़ा सा कोई ज़मीर दिखाएं, अपना करैक्टर दिखाएं, उन लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को अपने उससे विन ओवर करने की कोशिश करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कानून से। सो इसके इम्प्लीकेशंस हैं। ये जो आज फैसला आया है वक्ती तौर पर फतह होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये सोसाइटी को डिबेट जो है ना पार्लियामेंट के अंदर, जो डिसेंट जो होता है, मतलब जमहूरियत की खूबी डिसेंट होती है, ये डिसेंट नहीं रहेगी, पार्लियामेंट भी डेड हो जाएगी, रबर स्टैम्प पहले से थी, मजीद इसको ताले लगेंगे, आइंदा के लिए किसी बिल पे वोटिंग नहीं होगी, ना डिबेट होगी। नंबर लिख के दे देंगे, जरदारी साहब मेरे 116 पार्टी के लोग हैं, ये ले लें, ये हम इसके खिलाफ हैं, ये इसके हक में हैं। मौलाना कहेगा 10 मेरे हैं, एमक्यूएम के मेरे, कोई वोटिंग नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। सो मुझे यही खतरा है। बाकी ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि मॉरल रीजन पे तो इस पे होनी चाहिए। देयर इज अ लॉट मोर कंफ्यूजन आफ्टर दिस डिसीजन, और इसकी इम्प्लीकेशन किस तरीके से हो सकेगी इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे और कमेंट लेंगे आमिर साहब से इस ब्रेक के बाद। लेकिन अब ये देखने की ज़रूरत है कि आज जो एक क्लास आपने बात की कि एक रविश रही है कि जब अपने हक में फैसले होते हैं तब उनको सराहा जाता है, जब नहीं हक में होते तब इदारों पर बात की जाती है। इस पर आमिर साहब का कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद। और हुकूमती हलकों में क्या हो रहा है, जब इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं तो वो किस मूड में नजर आ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आमिर साहब। इस तमाम तर मामले के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, और ख़ास तौर पे हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या हो रहा है? फैसले के ना इसके बड़े फौरी तौर पे भी इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और दूर जाए तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। एक तो शुक्र है इमरान खान साहब फाइनली उन्होंने तारीफ़ कर दिया अदालतों की, मगर उनके काफ़ी लोग इस बात पे नाला थे, और मैं समझता हूँ जस्टिफाइबली नाला थे कि अगर ये फ़ैसला, ये आप देखें ना 11 को गवर्नमेंट गई इनकी, तो ये 30 मार्च को गालबन या 31 मार्च को जो है ना ये पेश कर दिया गया था अदालत के अंदर रेफरेंस जो है। अगर ये पहले फ़ैसला आ जाता तो ये सारी जो तब्दीली इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई थी वो मुनहरफ अफराद से वोट नहीं डलवाया, मगर उनको दिखा के, याद है आपको परवेज़ इलाही साहब जब उस दूसरी तरफ जा चुके थे तो उन्होंने इंटरव्यू में टीवी पे ये कहा था कि जी मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने बंदे दिखा दिए हैं कि जनाब ये उनके पास साथ है इनके लात, तो वो दिखा के एलाइज को लाया गया था। तो अगर ये व्हाट इफ़ रहता है ना, तो व्हाट इफ़ ये ज़रूर है कि अगर ये पहला, और वो जो कहते हैं कि जी अदालतें उस वक्त तो रात के 12 बजे खोली गई, पर 10 दिन तक जो फैसला नहीं आया, तो ये अगर पहले आ जाता तो शायद कुछ और हालात होते। मगर अभी गोइंग वेरी गुड फॉर इमरान खान, अभी उनके लिए हालात बेहतर ही होंगे। एक तरीका ये भी है देखने का। मगर इस फैसले का मैं जो हम कह रहे थे कि सेंटर पे कम इम्पैक्ट आता है, पंजाब में ज़्यादा है, वो इसलिए कि यहाँ पे एक लिहाज से तो गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर हो जाती है कि अब वो मुनहरफ अफराद जो पीछे रखे हुए थे ना 20-25 एज अ कुशन, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उनकी ज़ीरो वैल्यू अब हो गई है। और एलाइज़ की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 172 चाहिए होते हैं, तो ये 173 पे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खड़ी है, 174 वोट मिले थे, और एक MNA के जो इसके MQM के एक मेंबर जो है वो हाल ही में फौत हो गए हैं। तो 173 है, तो लिहाजा आप समझ लें 1 या 2 वोटों पे खड़ी है। तो एक भी जो है ना अगर LI हिल जाए तो प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, मगर वो उससे बच सकते हैं इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट ना भी कहें तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, अभी हम देख रहे थे, मैं देख रहा था कि रूल्स एंड प्रोसीजर, तो उसके लिए लेस देन
आपको 20% बंदे ज़रूर चाहिए हैं। तो भी उसका मतलब है 68 या 69। इन्होंने, हम जब कह रहे थे कि रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था इनको, उन मुनर्रिफ अफराद जो नेशनल असम्बली थे अगर उनको डिस्क्वालीफाई करवाना था, और वैसे भी शाह महमूद कुरैशी को जब खड़ा कर दिया था तो इलेक्शन करवा लेना चाहिए था। तो वो 70 बंदे कहाँ से लाएंगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेगा। और दूसरा ये है कि लेट्स से कि वो नो कॉन्फिडेंस हार भी जाते हैं तो उसके बाद अगर दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेने जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर आइन के अंदर ये है कि पहली दफ़ा में आपके लिए 172 लेना ज़रूरी होता है। अगर फर्स्ट काउंट में 172 नहीं होता तो सेकंड काउंट होता है, और सेकंड काउंट में फिर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ होती है कि लेट से उस वक्त टोटली उनकी अपने ही हैं 173 बंदे हैं या इनके बैठे हुए भी हैं मुनर्रिफ अफराद, तो वो उनको मिला के तो जो हाउस के अंदर ज़्यादा 2 कैंडिडेट्स में से वोट ले ले तो एग्जिस्टिंग हाउस स्ट्रेंथ से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इसलिए नंबर्स गेम में शहबाज शरीफ साहब की बुरी नहीं है। बुरी उनकी जो हालत है वो उनकी फाइनेंशियल सूरत हाल की वजह से, उनकी नर्व्स की वजह से, उनके ऊपर जो प्रेशर है या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर है, तो वाक़याती हालात की वजह से मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो है ना परेशानियाँ उनकी वहाँ से हैं। उनके नंबर्स गेम में इस्लामाबाद की हद तक वो कंफर्टेबल है। जी इखलास साहब, इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से कुछ बात करना चाहें, अगर नहीं तो फिर चेयरमैन नैब की जानिब चलते हैं। उस पर बात करते हैं। वो बड़ा अहम इशू है आज वाला जो है सुप्रीम कोर्ट वाला। इसमें है 2-3 चीज़ें। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, समवन में अगर करेक्ट में आमिर साहब भी कर सकते हैं कि जब कोई नया वज़ीर आज़म आते हैं 6 महीने तक तो वैसे ही तरीके एक दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो उसके बाद 6 महीने तक नहीं आ सकते। उसमें 6 महीने वो नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने सही एक्सप्लेन किया कि जब बंदे नहीं है 60-70 हूँ या ज़्यादा हूँ, वट एवर जो नंबर्स आपको चाहिए वही अगर नहीं है तो आप कैसे पेश करेंगे, नंबर 1। दूसरा मैं अभी देख रहा था सुहेल इकबाल भट्टी साहब हैं, बड़े अच्छे ये रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये 92 चैनल के वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन है मस्त है। उनका मैं ट्वीट देख रहा था अभी ब्रेक में, और उनकी खबरें बड़ी अथेंटिक होती हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब की। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आज जो अलाइज़ की मीटिंग हुई थी, आज जो यहाँ पे इजलास होना था जिसकी हमने रात बात की थी, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं जनाब हम अगले साल ही अगस्त में इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, जो मुश्किल फ़ैसले हैं, बड़े फ़ैसले हैं, मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, कोई आपने IMF के साथ डील करना है, आपने स्टेबलाइज करना है, क्रैक डाउन करना है, इमरान खान साहब को हैंडल करना है। अकॉर्डिंग टू सुहेल भट्टी, जो फिर मैं कहूँगा इज़ अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि वो फैसले कर लिए गए हैं। अब कोई वो इलेक्शन जो है जून जुलाई में, वो सितंबर अक्टूबर में, वट एवर अब तक की जो रिपोर्ट है उनकी, वो नहीं होंगे। तो वो इस बात पर वो तुल गए हैं कि जनाब अगर अब की दफ़ा हमने इलेक्शन करवाए तो यही समझा जाएगा कि हम इमरान खान साहब से डर गए हैं, उनके दबाव में आ गए हैं, लिहाजा ये सीट हमें अब भी नहीं मिलनी। अगर इसी उसमें चले गए, इसी जिस उसके साथ फेज़ के साथ या जिस दबाव के साथ इस वक्त इमरान खान साहब ने इनको आगे लगाया हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है शायद उनके अंदर। अब ये मैं असेस कर रहा हूँ, ये उनकी खबर नहीं है, मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ। ये हुई है कि अब अगर हम जाते हैं तो भी नहीं बचते, इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे, तो क्यों ना फिर 1.5 साल कोशिश करके देख ली जाए, फिर फैसले करके देख लिए जाए, फिर इनको हैंडल करके देख लिया जाए। अगर हारना भी है, ये बात मैं उस रात भी कह रहा था, मतलब आप अपनी बुज़दिली तो ना दिखाए ना, ये बुज़दिली क्राइसिस जो होता है ना, मौका होता है, एक चांस होता है आपके लिए। अगर क्राइसिस ना हो, क्राइसिस ये ना हो तो कोई आम आदमी भी आप मुल्क को चला लेगा, हैंडल कर लेगा। लीडरशिप का कब पता चलता होता है कि ये लीडर है, हमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, हमसे बेहतर इंसान है, इसको राइट है कि हमारे ऊपर वो करे, रूल करे। जब कोई मुल्क, सोसाइटी या कोई भी आपका वो हो, आपके स्टेट क्राइसिस में हो, उस क्राइसिस को आप हैंडल करेंगे तो आप हीरो बनेंगे, आप बड़े आदमी बन। चर्चिल ऐसे बना, वर्ल्ड वार सेकंड से बड़ा आदमी बना था ना, कि उसने वर्ल्ड वार सेकंड जो है ना वो जीती थी। अच्छा, उसको मौजूदांग की एक उसकी मशहूर कोट है कि ये जो आपका क्राइसिस जो है, अगेन दे ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, आपके लिए उसी वक्त राइज करने का मौका है ना, कि जब क्राइसिस में शहबाज शरीफ साहब के पास तो बेस्ट चांस है अपने आप को साबित करने का। उन पे करप्शन इल्ज़ामात, उनकी फैमिली पे TT बला बलू सब कुछ, मकसूद चपरासी अपनी जगह पे सब कुछ, वो लेकिन आपके पास तो बेस्ट चांस है, 1.5 साल है आपके पास, आपके वट कम में फिर 1.5 साल में वज़ीर आज़म हारे जीते, हम कोशिश करके देखेंगे। आपने आमिर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपकी तो बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपको कोई चैलेंज है, बिल्कुल मतलब है वो कहते हैं ना, अगर थकी हुई बॉडी लैंग्वेज, बात नहीं हो रही, मेरा रबड़ के जूते लाने पड़ेंगे, उसके साथ इनका कोई टांका था, उससे एनर्जी आ जाती है। मैं मतलब ये कहना नहीं चाहिए, हम एज ए जर्नलिस्ट, मैं अपना मिजाज के मुताबिक मैं बात करूँ, हैड आई बीन देयर
मुझे ये चैलेंज होता, मैं एक्सेप्ट करता कि 1.5 साल काफ़ी। अगर मैं 1.5 साल में भी आप इस मुल्क को, इकानमी को, चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते ना, अगर शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी या उनकी टीम ये 150 साल में भी नहीं कर सकते। 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है आपके पास अपने आप को प्रूव करने का, अपनी वर्थ को प्रूव करने का। मैं अगर होता, मेरे जैसा अपना मिजाज देख के मैं कह रहा हूँ, मैंने तो टक्कर ले लेनी थी। 1.5 साल बाद हारना ही है ना भाई, इलेक्शन इमरान खान साहब से हारना है तो डट के हारो, लड़ के हारो, कुछ करके हारो, कुछ दिखाने की कोशिश करके देखो। आपने पहले दिन से सरेंडर किया हुआ है, आपने पहले दिन से हथियार डाले हुए हैं, लंदन जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कुरान के हलफ लिए जा रहे हैं, बाहर नहीं बताना, अंदर नहीं बताना, आपसे इजलास नहीं हो रहे, बोला नहीं जा रहा, आप मतलब ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इमरान खान साहब ने आपको भेड़ बकरी की तरह आगे लगाया है और आप आगे दौड़ रहे हैं और वो पीछे डंडा उठा के फिर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। वजीर आजम या तो बनना नहीं था, वही वाली बात है ना जो एयर होस्टेस वाली, वो जा रहे सरदार साहब अपने उसके तोते के साथ जा रहे जिसने छेड़खानी की थी एयर होस्टेस के साथ, तो जब उठा के दोनों को उन नीचे जहाज से फेंका तो फिर उस तोते ने सही पूछा था अगेन उससे कि हजूर तो उड़ना नहीं सी आते थे, पंगा क्यों लिया सी। तो सेम अगेन गोज फॉर इनके शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब भी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई हिकमत अमली नहीं थी, लड़ नहीं सकते थे, तो खान साहब से क्यों पंगा ले लिया था आपने, नहीं लेना चाहिए था। सो मेरा ख्याल है ये उनका ये जो फैसला सोहेल इकबाल भट्टी साहब का आ रहा है, हम तनकीद करते रहेंगे, इनको इन पे चेक रखेंगे, इनकी स्टोरीज लेंगे, इनके हम भी पीछे पड़ेंगे हुकूमतों के पता करें। लेकिन मेरा ख्याल है मेरी जो वाइब्स आ रही हैं भट्टी साहब की, इनकी खबर की होगी, मगर जो दूसरी मीटिंगें इंपॉर्टेंट होनी है ना, मेरी आपको पता है वहाँ कुछ ज़्यादा ज़राए नहीं है, मगर ज़रायों के ज़राए जो है ना वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस काफ़ी पाई जाती है, तो शायद जो है ना वहाँ पे ये ख्यालात से मुत्तफिक ना वो हों। लेकिन उनकी मेरा ख्याल सुननी नहीं जाएगी। अब उनका भी क्लाउड जो था ना उनका, वो जैसे तो उन्हीं की वो बाज़ दफ़ा ये पुराने ज़माने में बेगमात कहती हूँ, नाम नहीं ले रही फलां के अब्बा हम भी उसी तरह उनकी जो बात हो रही है ना सर, उनका क्लाउड इमरान खान साहब ने अगर थोड़ा सा उनका रोब दबदबा था भी सही ना, खान साहब ने वो सारा निकाल के उनका रोब सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर लास्टली सर उन्होंने अगर उनसे फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब और परवेज इलाही साहब भी उन पे अटैक कर रहे हैं तो मान लो कि अब उनका रोब दबदबा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो एक ब्रेक पे जाते जाते आमिर साहब ने नई बात की है, इसके ऊपर देखेंगे मजीद बात करने की गुंजाइश है या अगले टॉपिक पे चलेंगे और बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी बात करनी ज़रूरी है, वक्त मिला तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे इस फैसले के हवाले से, पहले वो कर लें, हमने कर ली, आने वाले दिनों में करेंगे। आमिर साहब के पास बड़ी अहम स्टोरी है, मारगला की जो डोली साहबा ने यहाँ पे पूरे हमने आज इस्लामाबाद को आग लगाने की कोशिश की है 1-2 दिन पहले, बहुत बड़ा वाक़या था, बचत हो गई है, लेकिन उस पर तो आमिर भाई बात करेंगे। अभी जो एक अहम चीज़ रह गई थी, मेरा क्रिटिकल व्यू है, आपको पता है जिस तरह भी रहता है, लेकिन एक चीज़ को अप्रिशिएट करने दें कि बाबर रवान साहब ने जिस तरीके से वहाँ तहरीक इंसाफ के वो वकील थे, वहाँ पे बड़ा मुश्किल केस था क्योंकि टफ केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें थी। मैं बाबर रवान साहब से बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होता भी है, मैं इजहार भी करता रहता हूँ, पिछले दिनों में ओपनली हमने किया भी है, बट आई मस्ट से उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये तहरीक इंसाफ का केस लड़ा है और जीता है। असल चीज़ तो ये होता है एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पर मुश्किलात भी होती हैं, आपके मुखालिफ भी हैं, बेंच भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, मीडिया भी है, सारे आपको देख रहे हैं। बाज़ दफ़ा आपकी बेंच और उनके साथ वो भी हो जाती हैं, थोड़ी सी क्या कहते हैं हीट ऑफ इमोशंस में डिबेट्स भी हो जाती हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन असल चीज़ ये देखनी होती है कि आपके वकील ने, जिस पार्टी का वकील हो, हुकूमत के वकील ने कोई केस जीता है या नहीं देता। मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ ने पनामा के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बड़ा केस जो जीता है ना, ये वाला केस उन्होंने जीता और बड़ा अहम केस है जिसके कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर इम्प्लीकेशंस होंगे, इम्पैक्ट होंगे। सो बाबर रमान साहब को मेरा ख्याल ये क्रेडिट उनकी पार्टी जो है ना वो यकीनन देगी कि वो एक अदद बड़ा केस उनके लिए जीत कर रहे हैं, जिससे ये शरीफ फैमिली हो, जरदारी साहब हों, हमजा शहबाज हों, उनकी हुकूमत जो है पंजाब में वो ख़तरे में पड़ गई है। जी आमिर साहब, ये मरगला की पहाड़ियों का क्या किस्सा है और आग लगी? जी ये मरगला की पहाड़ियों से तो मज़ीद सीने में आग लग गई कि वैसे ही गर्मियों के अंदर प्रॉब्लम रहता है कि जंगलात में आग लगती है, और हमारे यहाँ पहले ये जंगलात बड़े कम रह गए हैं और इस्लामाबाद की सारी खूबसूरती है मरगला की पहाड़ियों की है। तो ये एक इंतहा है कि ये अपने टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए खातून, इनका नाम गलबन डॉली बताया जा रहा है जी सर, ये डॉली बीबी जो ये कर रही हैं कि आग लगा के अपनी सिर्फ शूट के लिए उन्होंने पूरा कर दिया है। ये जो पाइन ट्रीज़ हैं ये लोगों को पता नहीं है, ये कई 100 साल ले जाते हैं बड़ा होने में।
ये कई जो 700 800 साल है, ये कभी आप जाएं एबटाबाद गवर्नर हाउस में तो वहाँ ट्रीज़ के ऊपर प्लाक्स लगे होते हैं कि जी अयूब खान के दौर में लगा हुआ ट्री 1947 में लगे हुए, और कोई वो 5 फुट का है, कोई 10 फुट का ट्री है। तो ये कई 100 साल में लग के एक दरख्त बड़ा होता है, और ये बीबी ने जिस तरीके से जला दिया है। और जनरली गर्मियों में ये बहुत बेशू रहता है, और हमें बहुत ज़्यादा लगाने से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लग के तो 100 साल बाद ग्रो करनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और ये मैं पिछले दिनों भी एक देख रहा था कि ये कोटली सतिया के अंदर भी जंगल में आग लगी हुई है, मरी की भी रोज़ की आती है। और जो मैन मेड है, जो इंसान शरारत करते हैं, शरारत नहीं करते, कारोबार करते हैं। यहाँ से आप पिंडी से लेके कोटली सतिया जाएँ, ये कोई 40-50 किलोमीटर का ट्रैक आता है। हज़ारों दरख्त जो आप देखेंगे, 90% दरख्त बेस से जड़ से वो जले हुए नज़र आते हैं। लोग घास को जान के आग लगा देते हैं और वो उसके बाद जल जाते हैं। कुछ जब जल जाती है जड़ तो वो 100 साल वाला दरख्त जो है वो 100 दिनों में या 100 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता वो खोखला हो जाता है, फिर वो गिर जाता है। तो यहाँ पे अभी बड़ी अवेयरनेस आ गई है। शुक्र है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट भी, वो रायना बीबी को मैं देखता हूँ, बड़ा मद्दाह उनका कि वो ये वाइल्ड लाइफ के हवाले से बड़ा अच्छा कर रही हैं। और बाकी भी जो है ना, क्लास साहब को भी नेचर के हवाले से हमारी ये जॉइंट एक तकलीफ रहती है। क्विकली का सब जैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, छोड़ दें यहाँ की सीटीए को देख लें, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकियाँ देखें, हद हो गई है। आप चले इन चीज़ों को छोड़ दें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इनफेक्टिव है। ना सीडीए में कोई रह गया है कोई बंदा जिनको इन चीज़ों का ख्याल हो, ना आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना दीगर आपकी वाइल्ड लाइफ में। दाद दें उन नौजवानों को, मैं उन पे हैरान हूँ जिन्होंने बाकायदा, आप अगर देखें, आग लगा रहे हैं, आग लगी हुई है, भी खुदा ना खासा आग बढ़ के आपको भी लपेट में ले सकती है। उन लोगों को दाद दें, ट्रेनिंग दें इसकी मुआशरे की, कि जो जाके तीली उठाई है उन्होंने और जाके मारगला पे आग लगा रहे हैं, फ़ोटो आपका शूट हो रहा है, और उसके बाद इन्हें कोई आगे टक्के का एहसास नहीं है कि ये पूरी आग अगर लग जाती, और लगी है अच्छी खासी बड़ी, तो इसने इस्लामाबाद का क्या हशर करना था, जहाँ पे पहले गर्मी वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अर्बन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई इस्लामाबाद में, यहाँ सांस लेना ऐसा ऐसा मुश्किल हो रहा है कि बहुत आबादी बढ़ गई, जिसका किसी को कोई पता नहीं है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ पे आके ठेला लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, और फुटपाथ कब्जे होना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। कोई आपको सीटीए कोई नज़र नहीं आता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आती। उसी वक्त आप चले हैं मारगला पे उसको आग लगाने के लिए। मुझे तो वो याद आ गई उसके नीरो के दौर की सर, जो बादशाह रोम जल गया था, एक रात में पूरा शहर जल गया था रोम, जिसको मतलब उन्होंने कहा कि सैकड़ों साल रोम को बनने में ये लगे थे। इसकी कहावत है बकायदा कि सैकड़ों सालों में रोम बना था, एक रात में जल गया था। ये तो आपने पूरे इस्लामाबाद को जलाने की कोशिश की है। ये मारगला के अलावा हमारे पास है क्या? आपको वाइल्ड लाइफ है, जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, लोग हैं, तो पूछना चाहिए अब तक पुलिस ने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। अच्छा, सिर्फ इनको नहीं, वो जो आग लगा रहे थे उनको ट्रेस नहीं किया। अब तक तो आपको इमरजेंसी हेल्प करने देनी थी। इट्स ए वेरी शॉकिंग थिंग जो आज हमने देखी है। इन लोगों की जुर्रत देखें, उसकी आके टिकटॉक करके देखें, वो जो 2-3 लड़के थे उनकी हिम्मत देखें, आग लगा के उसकी शूटिंग करके वो टिकटॉक के लिए कि हमें लाइक्स मिलेंगे, ये काम हो रहा है आपके यहाँ। ठीक है, ऐसे मौकों पर इंतजामिया को मौजूद होना चाहिए और उस पर वक्ती तौर पर जो फौरी तौर पर जो एक्शन है या रिएक्शन है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस इश्यूज हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।